ईरान की जो पूरी टाइमलाइन देखें बयानबाजी की, तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान से वो मिलती जुलती है। कि पिटते भी जा रहे हैं, हारते भी जा रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। और ऐसे में जब पाकिस्तान जैसी स्थिति हो गई, जब सब कुछ नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, बड़े बड़े एयर बेसिस तबाह हो गए, और तो ऐसे तबाही के बाद आपने अपने जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया। तो मेरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस लिहाज से एक सरकास्टिक ट्वीट था जिसका आप जिक्र कर रही हैं। तो जो आपने पहला जो सवाल पूछा कि ताकतवर कौन है, तो देखिए ताकतवर एट द फेस ऑफ इट, एट द फेस ऑफ इट हमको इजराइल ताकतवर लगता है, क्योंकि ताकत इजराइल दिखा रहा है और वो हावी भी है। लेकिन अगर इसकी परतें आप उठाना शुरू करें तो इजराइल ताकतवर इसलिए है क्योंकि अमेरिका का बहुत ज़बरदस्त साथ है। अगर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने GBU-57 बंकर बस्टर यानी कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन बॉम्ब्स का इस्तेमाल ना किया होता तो शायद इजराइल की स्थिति वो ना होती जो इस समय है। ये याद रहे कि ईरान 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक बहुत बड़ा मुल्क है और इजराइल बहुत छोटा मुल्क है, बहुत छोटा मुल्क है। इजराइल पिछले 2 साल से जंग में है। इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमास और हिजबुल्ला और हूतियों ने मिसाइल्स दागी हैं और आयरन डोम का पूरा इस्तेमाल हुआ है। यानी कि जो उसके पास रिजर्व्स थे वो कम हुए हैं, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है। और ऐसे में उसने जब ईरान के साथ में पंगा लिया है तो याद रहे कि उसकी स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है कि वो बहुत लंबी देर तक ईरान के साथ युद्ध कर सके। जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके अंदर एक दूसरे किस्म का जज्बा पाया जाता है जिसमें रिलीजियस एंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी इकोनॉमी भी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, उसके ऊपर सैंक्शंस बहुत हैं, लेकिन चाइना और रूस को तेल के निर्यात से उसकी इकोनॉमी चल रही है। तो अगर लॉन्ग टर्म में बात करी जाए, अमेरिका को इधर से हटा दिया जाए तो ईरान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं इस पे भी एक रिएक्शन आपसे लूँगी कि अमेरिका का जो स्टैंड इजराइल के लिए है वो जब लगातार भारत और पाकिस्तान का चल रहा था, वॉर लाइक सिचुएशंस आ गया था, उस टाइम अमेरिका ने खुल के हमारा समर्थन नहीं किया। उस टाइम देखिए आप, उस टाइम अमेरिका के स्टैंड को आप किस तरीके से बोलना चाहेंगे, टिप्पणी उस पर क्या करना चाहेंगे, जैसा इजराइल को अमेरिका स्टैंड दे रहा है। दूसरी तरफ ये कह रहा है कि सीज़ फायर का हमने कर लिया है, बातचीत हो गया है, सीज़ फायर को लेके बातचीत हो गई है, सब शांत हो जाएगा। मतलब आप दोहरा चरित्र दिखा रहे हो, इजराइल के साथ अलग हो आप, इंडिया के साथ अलग हो, फिर सीज़ फायर वाला क्रेडिट ले रहे हो, करना क्या चाह रहे हो? बिल्कुल ये बहुत लोगों के मन में सवाल है और सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेजिटिमेट है। अब पहले इंडिया पाकिस्तान के लिहाज से बात कर लेते हैं। इंडिया एक बहुत ही उभरती हुई पावर है और इस चीज़ का अंदेशा 1947 में अंग्रेज़ों को और अमेरिकनों को हो चुका था कि इतने बड़े मुल्क को, जहाँ पर इतने सारे वसाइल हैं, इतनी ज़बरदस्त ह्यूमन रिसोर्स है, इतना बड़ी सिविलाइजेशनल बैकिंग है इस मुल्क के पास में, इसको अगर आज़ाद कर दिया जाए जिस हालत में है तो ये हमको आगे आने वाले समय में चैलेंज करेगा। तो उन्होंने इस देश का विभाजन किया, धन के नाम पर विभाजन किया, और आज भी उनको ये चीज़ सताती है कि भारत कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। इस समय भारत जर्मनी की इकोनॉमी से स्ट्रॉन्ग हो चुका है और या उसके करीब है। भारत की जो रक्षा क्षमताएं हैं वो बहुत अव्वल दर्जे की हैं, उस लेवल तक की है कि अगर भारत अमेरिका का साथ ना दे तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का मुकाबला अमेरिका नहीं कर सकता। ना चाहते हुए भी उसको भारत के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि भारत बहुत ही पावरफुल मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान या इजराइल की तरह नहीं है। न्यूक्लियर पावर विद ट्रायड है, और ट्रायड वाली पावर मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में, विश्व में अगर भारत की बात करें तो 5वें स्तर का इस तरीके का मुल्क है। ये एक वाहिद मुल्क है चाइना, रशिया और अमेरिका के अलावा
जो सैटेलाइट्स को भी मिसाइल से टारगेट कर सकता है। ये इसकी काबिलियत है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसी उन्नत तकनीक के ऊपर भी महारत रखता है। तो कोई भी नहीं चाहेगा, और अमेरिका खास तौर से नहीं चाहेगा कि भारत को खुला छोड़ दिया जाए, और उसको चेक करने के लिए अगर कोई मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। चीन भी पाकिस्तान को शय इसीलिए देता है कि भारत को दबाव में रखा जाए, उसको कमज़ोर रखा जाए, और अमेरिका भी कहीं ना कहीं इसी मानसिकता से उसका समर्थन करता है। लेकिन जियोपॉलिटिकली अगर बात करें मध्य एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके थ्रू, जिस तरीके से मैंने बोला कि ईरान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं, इसी तरह अमेरिका अगर सेंट्रल एशिया में जाना चाहता है तो पाकिस्तान ही है जो अमेरिका को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर जाने की तो क्या जाने का इसीलिए रास्ता अमेरिका खुल के पाकिस्तान के इसीलिए वो उसकी या उसकी भारत के खिलाफ नहीं आ रहा था? उसकी ये मजबूरी है कि पाकिस्तान के साथ खड़ा रहे वो, क्योंकि अगर वो नहीं खड़ा रहेगा और पूरी तरह अगर पाकिस्तान चीन के साथ हो जाता है तो देखिए भारत वो सहूलियत प्रदान करेगा नहीं अमेरिका को। ज्योग्राफी भी नहीं है उस तरीके से कि वो सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान चाइना के खेमे में हो गया, फिर नामुमकिन है। ईरान किसी भी हालत में ये नहीं कर सकता, और इराक जो है वो सेंट्रल एशिया से थोड़ा परे हो जाता है। एक चीज़ और भी हम बात कर रहे थे सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब हमारे पास इतने अच्छे डिफेंस सिस्टम है जिनका पूरा पूरा विश्व लोहा मान रहा है। कई जगह से तो अब ऑर्डर्स भी आने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। कई ऐसे हथियारों के लिए ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं। 5th जनरेशन के हथियारों की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, कब तक वो डेवलप होंगे, उसकी कितनी आवश्यकता होगी आने वाले समय में? देखिए, जब 5th जनरेशन की बात करते हैं तो हम एमका फाइटर जेट की बात कर रहे हैं, और आने वाला समय नेटवर्क का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और अगर आपके पास उस तरीके की काबिलियत नहीं है तो आप बैटलफील्ड के ऊपर टिक नहीं पाएंगे। ये फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट है इंडिया की, और चाइना हमसे इस मामले में काफ़ी आगे है। ये वो तकनीक है जो कोई मुल्क आपको देगा नहीं। कोई नहीं चाहेगा कि आप मजबूत हों, तो ये आपको खुद ही स्वयं अपने घर में अपने आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से विकसित करनी पड़ेंगी। एमका की अगर बात करें तो ये 2030 तक इसके ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे, और कहते हैं कि 2030 के मध्य तक ये इंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब देखना है कि क्या ये अचीवेबल होगा या नहीं होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने है वो जेट इंजन को बनाने की है, और आपके दर्शकों को ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ इस बात को लेकर कि न्यूक्लियर बम बनाना आसान है, न्यूक्लियर सबमरीन बनाना आसान है, सैटेलाइट बनाना आसान है, चांद के ऊपर अपना चंद्रयान उतारना आसान है, लेकिन एक जेट इंजन बनाना बहुत बहुत मुश्किल है।